जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है मेजर गौरव आर्या साहब। मेजर साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका चीमा साहब। थैंक यू। जी, बड़ी मेहरबानी। मेजर साहब ये बताना है आज आपसे जो बात करनी है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। इंडिया के अंदर एक ख़ास माहौल चला। ये नूपुर शर्मा के वाक़ये के बाद कल सुप्रीम कोर्ट को भी हम देख रहे थे कि जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो कुछ हो रहा है ये नूपुर के वन वो जो एक इश्यू की वज़ह से हो रहा है और कई जगह पे हमने ये भी सुना उन्होंने कहा जी कि माफ़ी माँगे। फिर हमने देखा कि एक दर्जी को जो है वो उसकी जान ले ली 2 लोगों ने और वो तलवारें, चाकू, छुरियाँ चला रहे थे और वो जो एक एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है कि ये आप कानून को हाथ में जिन लोगों ने लिया है और एक शख्स जो है हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में तो हमने बहुत देखा था कि कानून को हाथ में लोग ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हुकूमत कमज़ोर है तो हम खुद ही इंसाफ करेंगे। ये इंडिया में भी देखने को मिला है कि लोग कानून हाथ में ले रहे हैं और खुद ही इंसाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ तो ये बात है, दूसरा हमें ये बताएँ कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भारत के अंदर ये एक सेल्फ रेडिकलाइजेशन भी है जो नारे लग रहे हैं इस वक्त खास तौर पे इस वाक्य के बाद। तो आप इस सारी रेडिकलाइजेशन को अदालतों का जो बयान आना है इसको और ये जो एक हिंदू मुस्लिम इशू बन गया है इसको आप किस तरह देखते हैं? कोई ये कोई ज्यादा सीरियस मसला तो नहीं आप समझते या समझते हैं कि ये एक डीप रूटेड प्रॉब्लम है इंडियन सोसाइटी में जिसको स्टेट जो है वो किस तरह हल करेगी? ज़रा काइंडली हमें इसके बारे में थोड़ा-सा जो है वो हमें समझाएँ ये क्या हो रहा है? जी। सबसे पहले तो आपने मेंशन करा उदयपुर में जो हुआ था वाक़या, जिसमें उसको एज़ अ टेररिस्ट अटैक देखा जा रहा है। इसमें 2 बातें बताना चाहता हूँ। एक महाराष्ट्र में शहर है अमरावती, वहाँ पे भी कुछ दिन पहले ऐसी चीज़ हुई थी। ये जो सर-तन से जुदा वाला मामला है, तो ये पहला वाक़या नहीं है जो जिसके बारे में हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं। चीमा साहब जो आपने सवाल पूछा, ऐसा पहले भी हो चुका है। तो दूसरा वाक़या मेरी नज़र में आया जहाँ पे स्पेसिफिकली अ अटैक करा गया ब्लास्फेमी को लेके और बोला कि गर्दन काट के अलग कर देंगे और सर-तन से जुदा कर देंगे। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि वो लोग जो थे जिन्होंने उदयपुर में मारा था, उनका 2 लोग गए थे अंदर मारने के लिए और 2 स्टैंड बाय में थे पीछे। यानी कि अगर इफ दीज़ 2 डेवलप्ड कोल्ड फीट या ये लोग नहीं मार पाते तो फिर ये दूसरी टीम जाती और उसको मारती। एक तो ये था। तीसरी चीज़, उन्होंने मोटरसाइकिल के लिए कुछ 4-5 हज़ार रुपए प्रीमियम दिया था आरटीओ को। आपके यहाँ भी पाकिस्तान में भी आरटीओ होता होगा जो ट्रांसपोर्ट वाले जो होते हैं जो आई डोंट दिस थिंग सो पाकिस्तान में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। लेकिन उसको एडिशनल पैसे देके जो मोटरसाइकिल का जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर लिया था वो 2611 लिया था, 2611 एंड एडिशनल पैसे लेके। सो इट वाज़ नॉट कि समथिंग दैट कि यू नो 2611 वैसे भी किसी का नंबर आ सकता है अगर कोई अप्लाई ना करे तो किसी का टर्न पे आता है, बट दे पेड अ प्रीमियम अमाउंट ऑफ मनी एंड दे सेड कि हमें 2611 नंबर चाहिए फॉर देम। अजमल कसाब एंड द पीपल हु किल्ड हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट इंडियंस, अमेरिकंस एटसेट्रा, दे आर हीरोज। तो एक तो ये इसका टेरर एंगल एक्सप्लोर करा जा रहा है। एमजे अकबर साहब हैं, एमजे अकबर साहब की एक किताब है, आपने सुना होगा, एक बड़ी मशहूर हस्ती हैं भारत की, वेस्ट बंगाल से उनका ताल्लुक है। एमजे अकबर साहब की एक किताब है रायट आफ्टर रायट। वो पढ़ने से बनती है किताब। आप चीमा साहब जरूर किताब पढ़िएगा, ही इज अ फैंटास्टिक राइटर। एमजे अकबर साहब की किताब है राइट आफ्टर राइट। उसमें ये बताते हैं ये गलत फहमी है कि जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से माहौल माहौल 1947 से बिगड़ा हुआ है। इनफैक्ट अगर आप सिर्फ आप ये छोड़ दीजिए कोई बीजेपी का सपोर्टर है, कांग्रेस का सपोर्टर है, इन सब इमोशनल चीजों को कोने में डालिए। इन सब इमोशनल चीजों को कोने में डालिए और जो भी आपके व्यूअर्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे इंडियंस हो चाहे पाकिस्तानीज हो, आप इंटरनेट पे जाइए और इंटरनेट पे जाके देखिए कि 2014 में नरेंद्र मोदी आए थे, उसके पहले कितने फसाद हुए थे और उनके आने के बाद कितने फसाद हुए हैं, जो नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद 1/10 भी नहीं हुए। देर आर लॉट ऑफ मतलब आप ह्यूमन राइट्स की वेबसाइट ले लीजिए, इंडिया को छोड़ दीजिए ना, फॉरगेट अबाउट इंडियन वेबसाइट्स। क्योंकि एक आर्ग्यूमेंट हो सकती है कि इंडियन गवर्नमेंट ने डेटा छुपा दिया, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ, बिकॉज इट हैज टू बी प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट। बट एक आर्ग्यूमेंट कोई पाकिस्तानी हो या कोई दूसरा इंडियन ही हो वो कह सकता है कि साहब ये तो सरकार ऐसा कर देती है या ऐसा नहीं। आप ह्यूमन राइट्स का डेटा देखिए, आपको पता लगेगा कि नरेंद्र मोदी के आने से पहले कितनी राइट्स, हिंदू मुसलमान स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, हिंदू मुसलमान राइट्स कितनी ज्यादा होती थी, हर दूसरे महीने होती थी, कोई ना कोई काट रहा होता, लेकिन किसी ने सुना नहीं था इसके बारे में।
क्योंकि चीमा साहब वो सेक्युलर राइट्स थी, वो सेक्युलर दंगे थे। अब मैं आपको बताता हूँ सेक्युलर दंगा क्या होता है, तब आप समझेंगे हो क्या रहा है। सेक्युलर दंगा, अगर आप सच्चर कमीशन कमीशन की जो रिपोर्ट। रिपोर्ट है, सच्चर कमीशन रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये पता लगेगा कि जो जो रिपोर्ट कहती है कि भारत का जो मुसलमान है वो सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में बॉटम पे है। ये क्यों है बॉटम पे? ये क्यों है बॉटम पे? सरकार ने लाखों, लैक्स ऑफ करोड़ जिसको कहते हैं ना, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए हैं मुस्लिम अपलिफ्टमेंट में इंडिया पे। दीज आर, आप पार्लियामेंट की वेबसाइट पे जाके देखें, आपको डेटा मिल जाएगा। दिस इज ऑल पब्लिश डेटा। पर अगर मैं ये कह रहा हूं कि अरबों डॉलर खर्च कर दिए, फिर मुसलमान क्यों है एट द बॉटम? ये भी एक सोचने वाली बात है। ऐसा है साहब, मुसलमान बॉटम पे है क्योंकि उसको बॉटम पे रखा गया है। इंडियन मुस्लिम्स को जानबूझ के कम पढ़ा लिखा, जानबूझ के अग्रेसिव, जानबूझ के रेडिकलाइज्ड बनाया गया है, उसको वहां पे रखा गया है। देखिए, आपने कभी देखा है सऊदी अरब में या कहीं और पे सरतन ये सब करते हुए? वहां पे नहीं होता ये सब। मिडल ईस्ट में नहीं होता। इवन इन कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया आपको नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क है दुनिया का, आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ये खासतौर से भारत में और ऐसी एक दो जगह में क्यों है, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, इंडिया में, यहाँ पे ज्यादा है। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है चीमा साहब, और मैं 1 मिनट में खत्म कर दूंगा ये। चीमा साहब, चक्कर ऐसा है कि जो मुस्लिम नेता हैं, मुस्लिम लीडर्स हैं, राइट, उन्होंने एक बात सोची, और जो पहले पार्टीज थी पावर में, उनके साथ मिलकर एक बात बोली। एक तो इस्लाम खतरे में है, और अगर मुसलमान पढ़ लिख जाएगा तो फिर वो सोचने लगेगा, फिर इनको वोट नहीं देगा। आपको पता है मुस्लिम नेताओं के पास कितना पैसा है? आप और मैं सोच नहीं सकते द अमाउंट ऑफ मनी दे हैव। ये पैसा आया कहां से? क्योंकि इन्होंने ये नहीं बोला कि मुसलमानों के लिए बहुत बढ़िया एजुकेशनल सिस्टम बनाओ। इन्होंने ये नहीं बोला कि इनके लिए बहुत बढ़िया ऐसी फैसिलिटीज बनाओ जिसमें मजा आ जाए, कि मतलब देख के कि इंडिया इंडिया का मुसलमान तरक्की कर रहा है। इनको हर समय ये बोला कि इनको हज में 50% सब्सिडी दे दो। तो कई दिहाइयों तक इंडिया में हज में 50% सब्सिडी चल रही थी। हमारे अभी भी आप बड़े बड़े एयरपोर्ट्स में जाएंगे, हज हाउस बने हैं इंडिया में। दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, हज हाउस बने हैं, बहुत बड़े बड़े बने। क्योंकि इन्होंने बोला कि जब तक मजहब का दीन की बात है उसमें तुम खुश रहो, पढ़ो लिखो मत। फिर इन्होंने ये बोला कि साहब मुसलमानों के साथ गलत करा जा रहा है, जुल्म करा जा रहा है, क्योंकि इनको नौकरियां नहीं मिल रही। भाई, जो मदरसे से अगर सिर्फ दीनी तालीम लेकर आएगा उसको सरकारी नौकरी कैसे मिल सकती है? हाउ कैन ही कम्पीट? उसको तो आता ही नहीं है पढ़ना। तो मोदी जी ने यह बोला कि एक हाथ में कुरान शरीफ और एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। ये बड़ा मशहूर बयान है उनका। तो यहाँ पे जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं इंडिया में, हर समय उनको बढ़ावा दिया गया, और वो जो बीज बोए हैं ना चीमा साहब, वो अब फसल कट रही है उदयपुर में, अमरावती में, ये वो वाली फसल कट रही है। और इसके लिए आई होल्ड रिस्पॉन्सिबल मुस्लिम लीडरशिप, जो उलेमा हैं, जो ये सब लोग हैं जिन्होंने जानबूझ के, अगर मुस्लिम बॉटम में है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स में, दे हैव बीन केप्ट देयर डिलिबरेटली। ये ऐसा नहीं है कि मुसलमानों पे पैसा खर्च नहीं करा, और पैसा खर्च करा उन्होंने बोला जी हमें पढ़ना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। उसका भी मन है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने। आपने उनको रखा है नीचे जानबूझ के, क्योंकि आपके पावर के स्ट्रक्चर को सूट करता है ये सब। दैट इज द रूट ऑफ रेडिकलाइजेशन इन इंडिया। नहीं तो मेरे साथ हमारे पाकिस्तान में तो ये हुआ कि फॉरेन फंडेड जिहाद आया, अमेरिकन ने पैसा भेजा, सऊदीज ने पैसा भेजा, हमने मदरसे बनाए। उससे पहले हमारे पास इस मुल्क इस्लाम के नाम पे बना, मजहबी सियासी जमातों का कंट्रोल था। तो 28 करोड़ 25 करोड़, अगर 22 करोड़ 24 करोड़ मैं मुसलमान लूं इंडिया के अंदर, तो आप क्या समझते हैं, क्या ये रेडिकलाइजेशन थ्रू पॉलिटिकल नैरेटिव है? क्या ये रेडिकलाइजेशन थ्रू अस वर्सेस दम है, यानी कि हिंदू मुस्लिम की बेस पे मुसलमान करते हैं? क्या ये जो है पर्सपेक्टिव थ्रू मदरसा है? ठीक है। क्या ये पर्सपेक्टिव थ्रू पैन इस्लामिज्म है? भाई, कोई एक चीज तो नहीं हो सकती ना। ठीक है। या तो होगा कि भाई ये मदरसे हैं इंडिया के अंदर, और ये सियासी जो जमातें हैं इनके मदरसे हैं जिसके जरिए ये एक ऑर्गेनाइज्ड अपरेटस चलाते हैं। जिस तरह फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान में है जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान साहब का, उनका मदरसा नेटवर्क है और उन्होंने पूरा एक वो रखा हुआ है। ये किस तरह ये आप समझते हैं कि जो पॉलिटिकल क्लास है उसने ये डेलिबरेटली रखा है?
क्या वो पैन इस्लामिज्म के नारे मारते हैं कि सारी दुनिया के मुसलमान एक हो जाएंगे और हम एक हैं, भले वो पाकिस्तान में कर रहा है तो हमारा वो मसला है, हमें बोलना है, या वो सिर्फ मदरसा के लिए कर रहे हैं, या एक पॉलिटिकल स्ट्रीम के लिए, या कि आप समझते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड अस वर्सेस दम, यानी कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम, या मुसलमान वर्सेस क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, या इस तरह रखा जाता है, मतलब हाउ दे हैव डन इट। मतलब ये बिकॉज ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि जैसे मैंने अपनी मिसाल दी पाकिस्तान में, तो ये हुआ ना कि मदरसे थे, बाहर से फंडिंग आई, जहाद है। अब इंडिया में क्या हुआ? चीमा साहब, इंडिया में इट्स अ मिक्स एंड मैच। बाहर से पैसा आया, केरला में केरला के लोग गए गल्फ में, वहां से पैसा आया। रेडिकलाइजेशन बाहर से भी आया है, बाहर से भी, सऊदी से भी फंडिंग आई है, अरब स्टेट से ऑयल की फंडिंग आई है, यहाँ पे मदरसे बने हैं, यहाँ पे मस्जिद बने हैं। सिर्फ हरियाणा में, जहाँ पे वो नमाज की प्रॉब्लम नहीं हुई थी सड़क पे, याद है आपको कि रोड में नमाज पढ़ रहे थे, लोगों ने ऑब्जेक्ट करा था। 4,500 मस्जिद सिर्फ हरियाणा में है, ओनली इन हरियाणा। और हरियाणा बहुत छोटा स्टेट है चीमा साहब, इट्स नॉट वेरी बिग, इट्स अ स्मॉल स्टेट जोग्राफिकली स्पीकिंग, पॉपुलेशन वाइज छोटा स्टेट है हरियाणा। वहां पे 4,500 मस्जिद है। पूरे अगर इंडिया में देखें तो लाखों दर लाखों दर लाखों मस्जिद है, ठीक है। ये मिक्स एंड मैच है फैक्टर्स का। इसमें बाहर का पैसा भी शामिल है, इसमें पॉलिटिकल नैरेटिव भी शामिल है, इसमें अस वर्सेस देम भी शामिल है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये रेडिकलाइजेशन का मामला, ये जो सामने आया है ना, जो आया है, इसका जवाब तो मैं दे दूंगा चीमा साहब, लेकिन लोगों को ऐसा लगेगा कि बड़ा कम्युनल टाइप का जवाब है। ये अच्छा नहीं लगेगा लोगों को अगर मैं सच बात का जवाब दे दूं। या आप बोले पीपल शुड नो व्हाट्स द मैं रियलिटी। चीमा साहब, 2014 के बाद ना हिंदुओं ने जवाब देना शुरू कर दिया। ये बात सच है, मैं ये बात दिल पे हाथ रख के कह सकता हूं। 2014 के बाद हिंदुओं ने जवाब देना शुरू कर दिया। उसके पहले जवाब नहीं देते थे। उसके पहले ठीक है, एक आध बाबरी मस्जिद का केस हो गया, वंस इन 75 ईयर्स का भी हो गया, पर आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि ये मस्जिद टूट गया, ये मस्जिद टूट गया। पॉलिटिकल जो पार्टीज थी एक दूसरे को लड़ाती थी इलेक्शन के पहले राइट्स होती थी, यूपी में होती थी, बंगाल में होती थी, बिहार में होती थी, साउथ में, ये कॉमन था, ये बड़ा कॉमन था, राइट। लेकिन आपको बड़ा, अब ये नारा गुस्ताख रसूल की है कि सजा सर तन से जुदा, ये कहां से आया? ये तो पाकिस्तान से आया ओरिजिनली, जो आपके वो थे जो लबैक वाले, ये लबैक वाला नारा बोलते थे, और पार्टीज बोलती थी जो रिलीजियस पार्टी, तो इंडिया में भी आ गया और वहां से पाकिस्तान से सीखा लोगों ने कि साहब सर तन से जुदा। आपको एक बात पता है, कल मैंने सुना, इट वॉज वेरी अच्छा, इट वॉज नॉट सरप्राइजिंग, दुखा दिल मेरा, लेकिन सरप्राइज नहीं था, ये होना था। वहां पे हिंदू नारे लगा रहे थे वकील उदयपुर में, सरतन से जुदा। अब यहां पे ये फीलिंग आ गई है कि सिर्फ तुम ही गला काट सकते हो, हमें नहीं आता क्या गला काटना? यू अंडरस्टैंड? बात यह है कि अगर किसी ने फेसबुक पे नुपुर शर्मा को बोला आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, ठीक है, उसके ऊपर आप केस फाइल करते हैं एंड लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स। इन्होंने क्या करा, ये जो उदयपुर वाला मामला हुआ है ना कन्हैया लाल जी का, चीमा साहब, इससे बहुत बातें, दिस इज अ वाटरशेड मूवमेंट, आई एम टेलिंग यू, इन इंडियाज हिस्ट्री एटलीस्ट फॉर द पास्ट 10 to 15 ईयर्स, ये बड़ा वाटरशेड मूवमेंट है। इसके बाद चीजें मजीद खराब होंगी चीमा साहब, क्योंकि अब मैंने बोला भी था एक वीडियो में, मैं आपको दोबारा बता देता हूं। इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं, पढ़ा लिखा जो तबका है इंडिया का, ठीक है, वो लोग अब इस बात को सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि ये बात, वो हर समय, ये ऐसा तबका था जो कहता था यार मेरी ईएमआई चल रही है, मैंने गाड़ी खरीदनी है, मैंने घर खरीदना है, फिर मैंने दूसरा घर खरीदना है, फिर मैंने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, बच्चों की शादी करनी है, माँ बाप की देखभाल करनी है। ये इस मिडिल क्लास का एम होता था। कोई बच्चा ज्यादा ब्राइट हो गया, अमेरिका चला गया, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में लग गया, ये मिडिल क्लास के सपने हुआ करते थे। कोई बच्चा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, वकील बन गया। आई एम श्योर पाकिस्तान में भी यही है, यही होता होगा मिडिल क्लास का। अब वो जो मिडिल क्लास है, मैंने 10-15 लोगों से बात करी थी वहां, एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड हाउ एटीट्यूड्स हैव चेंज्ड आफ्टर दिस बीएडिंग। यानी कि अगर हम कुछ भी बोलें, अब यहाँ पे बात क्या हो रही है इंडिया में अमंग हिंदूज, ठीक है, हिंदूज में ये बात हो रही है क्योंकि लोगों ने ना, जिसने वो क्लिप देखी थी नुपुर शर्मा वाली, जिन्होंने पूरी क्लिप देखी थी उनको समझ में आ गया। आपने सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करी, ठीक है, वो उनके ऑब्जर्वेशन की बहुत तनकीद करी गई है, पहली चीज, उससे कोई अग्री नहीं करता भारत में, एंड दैट इज नॉट अ जजमेंट, दैट इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन बाय अ जज। तो उसकी कोई ऐसी जुडिशियल वो नहीं है कि आपके उन्होंने, अब वो तो देखिए, बात यह है कि लोगों ने, जिन्होंने पूरी चीज देखी, उन्होंने बोला कि अच्छा आप हमें गाली दे सकते हो,
आप हमारे देवी देवताओं को कुछ, आप मतलब यहाँ पे ऐसा हुआ है, आप कभी सोच सकते हो पाकिस्तान में या कई ऐसे मुल्क में होगा कि यहाँ पे इंडिया में जो कि 82-83% हिंदू है चीमा साहब, यहाँ पे सर, यहाँ पे एमएफ हुसैन नाम का पेंटर, जो बड़ा टैलेंटेड पेंटर है, उनके टैलेंट पे कोई शक नहीं है, ठीक है, वो जब हिंदू देवी देवताओं की नंगी तस्वीरें बनाते थे तो उनको पद्म भूषण पद्मश्री पता नहीं क्या क्या दिया, जो भी XYZ दिया अवार्ड, गवर्नमेंट का अवार्ड उनको मिला। फिर बाद में हल्ला शल्ला हुआ, वो कतर चतर चले गए, जो भी हुआ उनका बाद में। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यहाँ पे इतनी चीजें बढ़ गई। दिस वाज, ये जो आप कह रहे हैं ना रेडिकलाइजेशन का, या फिर ऐसे जवाब क्यों हो रहा है ये काफी सालों से ऐसा हो रहा था। आप हमारी हिंदी फिल्में देख लीजिए, आप हमारी हिंदी फिल्में देख लीजिए, ठीक है, आप अगर हमारी हिंदी फिल्में देखेंगे कुछ, तो आपको पता लग जाएगा कि चल क्या रहा है। और एक ऐसा नहीं होना, देखिए मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, आज भी इस मुल्क में जहां पे 83% हिंदू है, 82% हिंदू है जी मजाक, कुछ लोग 84-85% बोलते हैं, इस अराउंड 80-85%, इस मुल्क में आज भी जो हिंदू की लड़ाई है ना, वो बराबरी की है। वो ये नहीं कह रहा कि मैं आपसे सुपीरियर हूं, वो ये नहीं कह रहा कि आपको हमारे अधीन होके, हमारे अंडर होके मुसलमानों को रहना पड़ेगा, वो ये बात कर ही नहीं रहा, ना उसके जबान से कभी ये बात निकली। वो सिर्फ ये कह रहा है कि आई शुड बी गिवन द सेम रिस्पेक्ट दैट अ मुस्लिम इज गिवन एंड एनी अदर रिलीजन। और आपको बड़ा, आप कहेंगे यार ये बड़े अजीब मजाक बात कर रहे हैं आप मुझे सब, 83% हिंदू फिर ऐसा, पर ये सच्चाई है भारत की, ये चीमा साहब, दिस इज, ये सच्चाई है। अब वो आमिर खान की फिल्म है, मैं नाम भूल गया उधर, एक एक फिल्म थी जिसमें वो आउटर स्पेस से आया था, मैं उस फिल्म का नाम भूल रहा हूँ। उस पीके, पीके, बिल्कुल पीके, उसमें जिस तरीके से दिखाया है, आ, मैंने देखे थे कुछ एक्सेप्ट, पूरी फिल्म नहीं देखी, लेकिन जिस तरीके से मैंने उसको देखा और जिस तरीके से बाकी लोगों ने, मतलब कि यहाँ पे ना बात यह है कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत जो मेजोरिटी है, आप उसको कोई भी गाली दे दो, और अगर मैं ऑब्जेक्ट करूंगा, अगर मैं कहूंगा यार ये गाली मत दो, तो मेजर गौरव आर्य कम्युनल है, ये मुसलमानों से नफरत करता है बंदा ना, ये बहुत गलत आदमी है, ये कम्युनल है, तो मतलब आई शुड बी विलिंग टू टॉलरेट ऑल अब्यूज। पर अगर मैंने जवाब दे दिया, सरतन से जुदा, आइडियल सिचुएशन ये होनी चाहिए चीमा साहब कि देयर शुड बी, बोथ रिलीजन्स शुड लर्न टू लिव विद म्यूचुअल रिस्पेक्ट, बोथ रिलीजन्स। अब देखिए नूपुर शर्मा की, आखिरी में मैं बोलूंगा नूपुर शर्मा की, नूपुर शर्मा ने जो बोला वो तो कोर्ट विल डिसाइड, मैटर इज सब जुडिस। उस वीडियो को 3 मिनट पहले भी देख लें, जो जज साहब ने बोला कि नुपुर शर्मा ही कलेश की जड़ है, नुपुर शर्मा की वजह से फसाद हो रहे हैं उदयपुर में, जो गर्दन कटी, इसका मतलब जज साहब पता है क्या बोल रहे हैं? जज साहब ये बोल रहे हैं कि जो गर्दन कटी ठीक कटी, बिल्कुल। जज साहब यही तो कह रहे हैं कि गर्दन कटी ठीक कटी उदयपुर में, बिल्कुल, नुपुर शर्मा तुमने बोला इसलिए गर्दन कटी भाई। तो फिर वकील कह रहे हैं सरतन से जुदा। अब लोग में ये कह रहे हैं सरतन से जुदा का क्या मतलब है, कि इनका ये मतलब है कि अगली बार कोई भी अगर हमारे देवी देवताओं को बोलेगा, फिर हमें भी आता है क्या करना है, ऐसी बात तो नहीं है कि एक ही पार्टी को आता है। इट इज नॉट दैट ओनली मुस्लिम्स कैन कट थ्रोट्स, इवन वी कैन डू इट। और ये बड़ा खौफनाक है हमारे देश के लिए, इंडिया के लिए बहुत खौफनाक है दिस दिस काइंड ऑफ व्यूज। तो मुझे लगता है कि दोनों दोनों धर्मों को, दोनों मजहबों को थोड़ा सा ठंडा होके ना एक दूसरे की इज्जत करें, और मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि यार शांति बहाल करें थोड़ी सी मुल्क में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मेरे साहब, इसमें जो आप बात कर रहे हैं, आप ये बात कर रहे हैं कि जो एक एक तासुर या इम्प्रेशन निकलेगा कि अगर मुसलमान इंडिया में ये कह रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की बात कर रहे हैं, तो कल को हिंदू भी इस तरह कर सकता है, हालात बदल सकते हैं। लेकिन जो डाटा बताता है, जो चीज़ें बताती हैं, जो पूरी इंडिया के अंदर जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप आप देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिर्फ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइज़ेशंस देख लें, कोई भी आप उठा के देख लें, वो तो सारी ये कह रही हैं कि मुसलमानों को की जो है उनको डिस्क्रिमिनेशन देखनी पड़ रही है। मिसाल के तौर पे कोरोना जिहाद जैसे वर्ड आते हैं, लव जिहाद आता है, फिर ये जब सिटीज़नशिप के जो कानून बदले, फिर रिसेंटली जो 2020 में 21 में जो फरवरी में जो कम्युनल वायलेंस हुआ, 40 के करीब मुसलमान जो थे वो मारे गए। ये जो लार्जली इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जब वो बात करती है, तो वो बात कर रही है कि मुसलमान जो है वो उसको टारगेट हो रहा है। आप ये बात कर रहे हैं कि भई मुसलमान जो हैं ये रेडिकलाइज़ हुए हैं, इन्होंने कानून हाथ में लिया है
और देन इस जो हिंदू है कल को रिस्पॉन्ड कर सकता है, बिकॉज वो 80-20 की मेजोरिटी है, अभी वो दबे हुए हैं, वो डरते हैं मुसलमानों से। सो ये जो चीज है, ये आप इसको, ये जो ग्लोबल इंप्रेशन है, ठीक है, एक है जो आप बात कर रहे हैं, एक उठा उसने जो दर्जी को जाके उसकी जान ले ली। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं है कि आप उठें, आपके हाथ में तलवार हो, आप कोई भी हो, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो, आपको ये हक ही नहीं है कि आप किसी बंदे की जान ले लें। आप कुछ भी, आपकी कोई भी लॉजिक हो सकती है। कानून के दरवाजे खुले हैं, अदालतें हैं, इंडिया के अंदर भी, पूरी दुनिया में अदालतें, जाए अदालतों का दरवाजा खटखटाएं, आप अपना मौकफ रखें, मीडिया में नैरेटिव बिल्ड करें, बजाय इसी कि आप ये करें। एक दुनिया का इंडिया के बारे में इंप्रेशन है, और एक आप जो बात कर रहे हैं जिसमें ये है कि भाई ये जो एक रेडिकलाइजेशन है, और जो लीडरशिप है वो मुसलमानों को उन्होंने सिर्फ हज और इन चीजों पर रखा हुआ है, एंड दे डोंट वांट कि दे टू बी पार्ट ऑफ, जो वो रिस्पॉन्सिबल हो या जो कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकें। लेकिन दुनिया ये इंप्रेशन क्यों नहीं लेती, व्हाट जो जो आप कह रहे हैं इसमें? इसमें दो चीजें आपने बोला कि जैसे हिंदू डरता है मुसलमान से। देखिए चीमा साहब, डरता वरता कोई किसी से नहीं है। नहीं नहीं, पर आपकी शायद मैंने बातों से, मैंने नहीं कहा कि हिंदू डरते हैं, हाँ, मैंने नहीं नहीं आपकी बातों से निकाला। नहीं, मैं मेरी बातों से ये निकला कि ये लोग अपने काम में लगे हुए हैं, हिंदू ना, ये अपने काम में लगे हुए हैं। जनरली हिंदूज का ये माइंडसेट होता है। देखिए किसी भी, हम बोलें कि 100 करोड़ का ऐसा माइंडसेट है, ऐसा तो नहीं है। इसमें भी अलग अलग होंगे, इसमें भी 10 किस्म की विचारधाराएं होंगी, 100 किस्म की विचारधाराएं होंगी, ये सब ठीक है। लेकिन जनरली देखा गया है जो मिडिल क्लास हिंदूज हैं, विच फॉर्म अ साइजेबल चंक ऑफ हिंदूज, इज दे लाइक टू कीप अवे फ्रॉम एवरीथिंग। दे डोंट हैव, हमारे जो हिंदू ऐसा है, वो मस्जिद के सामने भी हाथ जोड़ लेगा, गुरुद्वारे के सामने भी हाथ जोड़ लेगा, चर्च के सामने भी हाथ जोड़ लेगा। ही इज जनरली, द रिलीजन इज वेरी वेरी फ्लेक्सिबल चीमा साहब। अजमेर शरीफ में आधे तो हिंदू जाते हैं, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे आधे तो हिंदू जाते हैं, ठीक है। और हिंदुइज्म में ये फॉरबिडन नहीं है। हिंदुइज्म में ये कहा गया है कि आपको भगवान कहीं भी मिल जाएगा। आप एक एक जिसको कहते हैं कि एक इक्लेक्टिक सॉर्ट ऑफ थिंकिंग है कि हाँ ठीक है, मतलब ये नहीं है। कई आप साउथ में जाएंगे हमारे, तो आप साउथ में कई ऐसे मंदिर हैं जो आपको नॉर्थ में नहीं मिलेंगे। मुस्लिम्स में जो है, मुस्लिम्स आर होमोजीनियस इन द सेंस कि एक किस्म की नमाज है, एक किस्म की कुरान है, नबी आप लोग सब मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, राइट। बट हिंदूज में ऐसा नहीं है। हिंदूज में है, और हिंदू कहीं पे भी चला जाएगा, गुरुद्वारे में भी आपको मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा, उसको जहां पे ठीक लगेगा वहां पे जाएगा, और कोई इसको मना नहीं करता कि तू क्यों गया। पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ कि आपने बोला कि फॉरेन कर, देखिए चोर हैं सब, ये लिखते हैं ना। मैं आपको बताता हूँ, आप अभी जाइए इंटरनेट पे चीमा साहब, और अभी आप देख लीजिए कि देखिए मुसलमान क्या मरे हैं इंडिया में, बिल्कुल मरे हैं। क्या लिंचिंग हुई है? 100% हुई है। क्या मैं डिनाई कर सकता हूं? नहीं कर सकता। यू कैन नॉट डिनाई, आई कैन नॉट डिनाई। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज हिंदूज की भी लिंचिंग हुई है। जो जहां पे तगड़ा होता है उसको निपटा देता है। पर एक चीज है चीमा साहब, फिर से मैं बात बोलूंगा तो इट विल टर्न आउट टू बी स्लाइटली, मतलब थोड़ा सा इसमें लोग कहेंगे कि साहब ये गलत बात कह दी, बट यू आर अ फ्रेंड, मैं आपके सामने बोल देता हूं। हिंदूज को कभी विक्टिम कार्ड प्ले करना नहीं आया, इनके बस का ही नहीं है। ये इनको पता ही नहीं क्या चल रहा है हिंदुओं को। ये कभी ये नहीं बोलते हाय हाय हाय, ये कभी आपने हिंदुओं से नहीं सुना होगा। ये गुस्सा हो जाएंगे, ये शांत हो जाएंगे। पर एक नैरेटिव होता है ना विक्टिमहुड का, ये आपको हिंदूज में ना के बराबर मिलेगा। इनको, इन्होंने कभी सीखा ही नहीं, इनको आता ही नहीं ये। इसलिए मैं हिंदुओं के लिए कहता हूं कि तुम लोग सो रहे हो, तुम सोते रहो, यू कीप ऑन स्लीपिंग। इनका अपना है, बच्चा एमबीए करा गया, बच्चा फिर गूगल में चला गया, एप्पल में कोई चला गया, कोई किसी कंपनी का सीईओ बन गया। ये इनका मामला है। दे हैव नेवर फोकस्ड ऑन रिलीजन, क्योंकि रिलीजन हमारे लिए एक सोशल चीज है, एक प्राइवेट चीज है। प्राइवेट एंड सोशल बोथ। इकट्ठा हो गए लोग, भजन गा लिए, कहीं पे कुछ हो गया, कुछ सेलिब्रेट कर लिया, होली दिवाली हो गई। दिस इज द एक्सटेंट। अब क्या हो रहा है कि रिलीजन जो हो रहा है ना, वो रिफॉर्मेट हो रहा है इंडिया में चीमा साहब। और रिलीजन जो रिफॉर्मेट हो रहा है, वो इंडिया के रिलीजन का जो स्ट्रक्चर था ना, इट वाज ऑलवेज फ्लेक्सिबल। अब वो थोड़ा सा कई कई जगह मैं देख रहा हूं, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, वो हल्का हल्का सा स्ट्रेट जैकेटेड हो रहा है, बिल्कुल हल्का हल्का सा, कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। ये कभी था नहीं, राइट। एंड दिस इज इन रिस्पॉन्स। अब मैं आपको बताता हूं, आपने बोला कि जो फॉरेन मीडिया जो कह रहा है ना इंडिया के बारे में कि मुस्लिम्स का, देखिए ऐसा है कि फॉरेन मीडिया में भी आप आपने लव जिहाद की बात करी,
ठीक है चीमा साहब, आपने सीए की बात करी, मैं एक एक मिनट में बात करता हूं। चीमा साहब, लव जिहाद सच है एक, और आप मेरी बात मत मानिए, आप किसी की बात मत मानिए, आप इंटरनेट में जाके देख लीजिए, आप खुद जाके अपना इन्वेस्टिगेशन करिए। वी विल मीट आफ्टर नेक्स्ट वीक, एक हफ्ते के बाद हम मिलेंगे, तब आप मुझे बता दीजिएगा कि मेजर साहब सच बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे। एंड आई प्रॉमिस यू चीमा साहब, अगर आपको ऐसा लगेगा तो आपके व्यूअर्स के सामने मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा कि हाँ आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैंने ऐसा बोला। आई प्रॉमिस यू, और ये रिकॉर्डेड हो रहा है, मैं आपसे जबान दे रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। बात यह है कि 90% ऑफ द केसेस और 80% ऑफ द केसेस इन द सो कॉल्ड लव जिहाद ड्रामा जो होता है, द बॉयज आर मुस्लिम एंड द गर्ल्स आर हिंदूज। पहली चीज, क्योंकि एक तबके का मुसलमान, खास एक, सबकी बात नहीं कर रहा, अपर मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहा, एक तबके का मुसलमान, वहां तो वुमेन आर जनरली इनसाइड द हाउसेज ओनली, निकलेंगी तो बाहर कम निकलेंगी, पर जनरली दे आर इनसाइड द हाउसेज। फिर एक तबके के बाद फ्रीली घूमती हैं, जॉब्स भी करती हैं, दे आर मैनेजर, जनरल मैनेजर्स, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट्स ऑफ मल्टीनेशनल्स, वो भी है। तो मुस्लिम्स भी एक होमोजीनियस एंटिटी नहीं, इंडिया में हर किस्म का आपको मुसलमान मिल जाएगा। लेकिन लड़के ने बात, नाम अपना बोला कि मेरा नाम सोनू है। अब सोनू तो मुस्लिम भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, और ऐसे कितने सारे केसेस आए कि शादी के बाद लड़के ने लड़की को, अब लड़की क्या करे, उसकी तो शादी हो गई, उसका नाम चेंज कर दिया, सुनीता का नाम सफीना कर दिया, कहानी खत्म हो गई। ये, अब एक और चीज मैं चीमा साहब आपको बताता हूं, आपने यही चीज पाकिस्तान में भी देखी होगी। यस, ये है। हाँ, सिंध में आपने देखी खास तौर से, और वो मिट्टू मियां वगैरह जो करते हैं, सेम थिंग इज हैपनिंग इन इंडिया, सेम थिंग। मैं आपको कोई ऐसी चीज नहीं बता रहा जो आप बोलेंगे नहीं साहब ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं, ये एक स्ट्रक्चर के तहत होती है। अच्छा, आपने सीए के बारे में बात करी, ठीक है, शाहीन बाग के बारे में ना, आपका मसलन, आप शाहीन बाग, मेरा शाहीन बाग के जो मुस्लिम्स थे, चीमा साहब, उनको पूरा हक है एहतजाज करने का, मैं उनके साथ खड़ा हूं। उनका एहतजाज सही या गलत है वो बाद की बात है, को गौरव आर्या उनको हक नहीं दे रहा, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हक दे रहा है। मैं कह रहा हूं गलत जगह क्यों बैठे हो यार, मेरी रोड क्यों ब्लॉक कर रहे हो, दैट इज माई लिमिट। अब आप एक बात, आप इस्लामाबाद में हैं, खान साहब आ गए डी चौक के अंदर एक साल के लिए, आपको इरिटेशन होगा कि नहीं होगा? वही मेरा इरिटेशन है, खान साहब अपने कंटेनर पे चढ़ के खेतों में नाचे, मैं कह रहा हूँ 10 साल नाचे, आपको क्या दिक्कत है? आई यूल से कि नाचो, मैं भी नाचता हूँ, और डीजे बट वहां पे लगा रहा है टक टक टक, नोबडी बॉदर्स। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि शाहीन बाग जो आर्टीरियल रूट है विच कनेक्ट्स यूपी टू हरियाणा, बीच में दिल्ली आता है, उधर फरीदाबाद है, इधर नोएडा गाजियाबाद है, यहां पे उन्होंने ब्लॉक कर दिया कितने टाइम के लिए। और जब यूएस का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप गया, उसके 24 घंटे के अंदर शाहीन बाग खाली, वो बिरयानी चिरयानी की डेगे उठ गई, कहानी खत्म हो गई वहां पे। तो देवर वेटिंग फॉर द यूएस प्रेसिडेंट टू कम। अच्छा, सीए था किसके लिए? सीए तो इंडियन मुस्लिम्स का लेना देना ही नहीं था कुछ, सीए वॉज फॉर नॉन मुस्लिम्स ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। उसमें भी बोला था कि 2014 की डेडलाइन थी, और 2014 के उन्होंने बोला कि उसके बाद का, उसके पहले का ये केस है कि जो भी हैं उनको हम डिस्काउंट दे देंगे सिटीजनशिप में, दैट इज इट। उसमें भड़कने वाली बात क्या थी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जब इंडियन मुस्लिम्स के बारे में थी ही नहीं वो चीज, वो तो फॉरेन नेशनल्स के लिए थी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वाज फॉर फॉरेन नेशनल्स ऑफ 3 कंट्रीज, इट वाज नॉट फॉर इंडियन मुस्लिम्स। फिर इंडियन मुस्लिम्स का वहां पे एहतजाज करने का, इसीलिए फिर लोग बोलने लगे कि नहीं, जो लोगों ने बोला, मैं नहीं बोल रहा है, पर लोगों के मन में ये बात आई कि नहीं, इसका मतलब कहीं पे भी अगर किसी भी मुस्लिम को प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे दिक्कत होगी, ये नहीं होना चाहिए। फिर वो सब चीजें आती हैं जो खराब हैं किसी मुल्क के लिए। ये बात कहना चाह रहा था चीफ साहब। ये जो आपने नाम की बात की ना, मैं इससे एग्री करता हूँ। मैंने पाकिस्तान में देखा है कि यहाँ पे जो माइनॉरिटीज हैं, हालांकि मैं फ्रेंकली स्पीकिंग मैं ये लफ्ज माइनॉरिटी कहना भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये गलत समझता हूँ। मैं अपनी जाती बात कर रहा हूँ। और जब आपको मजे की बात बताऊँ, जब इमरान खान साहब ऑपोजिशन में होते थे ना, तब ये कहते थे जब मैं पावर में आया तो मैं पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो माइनॉरिटी लफ्ज है खत्म कर दूंगा। ये मैंने कोट किया है, ये मैंने लिखा है, ये मैंने पढ़ा, और मैंने इसको बहुत डिस्कस किया हुआ। अब पाकिस्तान में भी इस तरह है, मिसाल के तौर पर बहुत सारी जो क्रिश्चियंस हैं, क्योंकि उनसे ज़्यादा हमें मिलना बड़ा, हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा, हमारे गाँव में इधर-उधर, तो उनके जो नाम है ना वो मुसलमानों वाले हैं। तो मैं कहता हूँ उनका नाम ईसाइयों वाला होना चाहिए, जो भी ईसाइयों का नाम है। कोई सैमुअल हो, डेविड हो, कुछ भी हो, या फिर ये है कि उन्होंने एक नाम ईसाई वाला रखा है, एक मुसलमान वाला रखा होता है। भई अगर वो उनकी चॉइस है, वो जो भी नाम रखें, लेकिन अगर ये प्रेशर की वजह से है या सोसाइटी के ऊपर आ जाना कि जी मुसलमान मेजॉरिटी में है तो ये होना हो, तो मैं टेक्निकली मैं ये समझता हूँ कि ये एक जस्टिस नहीं होगा
वो भले 1% हो, वो आधा % हो, वो बेशक एक बंदे क्यों ना हो, ये स्टेट की वो नहीं है, ये हक नहीं है कि उसको वो इनसिक्योर हो और उसकी वजह से उसका किसी नाम बदला जाए। मैं मेरे साहब इसमें जो आपने कुछ बातें की, बस आखिरी एक सवाल आपसे करने लगा, वो ये बताइए, आप क्या समझते हैं कि इंडिया के अंदर, ज़ाहिर बात है हिंदू मेजॉरिटी में है, जिस तरह आपने कहा 80% के करीब जितना, आप क्या समझते हैं कि इंडिया के अंदर हिंदुओं को सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है कि जो मुसलमान हैं दे कैन टेक ओवर, और मुसलमान जो हैं वो मेजॉरिटी में हो सकते हैं, या जिस तरह आपने ये लव जिहाद वाली बात की कि यार लार्जली जो मैंने सुना था उस वक्त ये था कि यार ये करते क्या है, लड़का मुसलमान होता है, लड़की हिंदू होती है, बाद में उसको वो मुसलमान कर लेता है, और वो फैमिली जो है वो हिंदू से मुसलमान हो जाती है, और फिर वो अपनी नस्ल चलती है, और वो दे गेट इनटू लाइक मुसलमान हो जाते हैं। क्या इंडिया इंडिया के अंदर ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी हिंदुओं के अंदर पाई जाती है कि इस तरह की चीज है कि भाई ये चीज हो सकती है, या मुसलमान मेजॉरिटी में आ सकते हैं, या कुछ इस तरह की ये जैसे फॉर इंस्टेंस लव जिहाद एक चीज है, ठीक है, जिसको रोका गया, या जिसके बारे में कहीं मैंने सुना स्टेट्स में शायद लेजिस्लेशन भी हुई या बात भी हुई, तो इसको जरा काइंडली जरा, क्योंकि इससे मिलता जुलता सवाल है, तो मैंने कहा इसको आखिरी डिबेट इसमें कंक्लूड कर। जी। जी। चीमा साहब, इसका थोड़ा-सा तफ़सील से विथ योर परमिशन सर मैं समझाऊँगा। चीमा साहब, ऐसा है कि हिंदुइज़्म डज़ नॉट अलाउ कन्वर्जन। हिंदू वही हो सकता है जो जिसके माँ-बाप हिंदू हों। जैसे अगर मैं चाहूँ मैं मुसलमान बन सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ मैं ईसाई बन सकता हूँ, अगर आप चाहें आप हिंदू बन नहीं सकते, आप सर के बल खड़े हो जाएँ, आप नहीं बन सकते, राइट? अच्छा, अब लोग कोट करते हैं घर वापसी। घर वापसी क्या होती है? घर वापसी का मतलब है घर वापस आना। इट्स नॉर्मल उर्दू, हिंदी, यानी कि मुसलमान जो मुसलमान पहले हिंदू थे, वो अगर वापस हिंदू बनना चाहें, दैट इज कॉल्ड घर वापसी। सो इट इज नॉट कन्वर्जन, इट इज कमिंग बैक इनटू द फोल्ड। अगर कोई ये कहता है कि साहब मैं बनना चाहता हूं, ही कैन नॉट, क्योंकि हमारा रिलीजन कुछ ऐसा है कि इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एंटर हिंदुइज्म, और ऐसे लोग वेलकम भी नहीं करते इस चीज को। हिंदूज का सिर्फ ये मानना है कि यार तुम अपने यहाँ रहो, हम अपने यहाँ रहते हैं, आराम से रहो। अब यहाँ पे जैसे एक पाकिस्तान में भी है शायद तबलीगी जमात, ये घर घर जाके दावत देते हैं। ये दिस इज समथिंग दैट हिंदूज इन द विलेज डोंट लाइक। तुम क्यों दावत दे रहे हो यार, तुम अपने घर में बैठो ना। अब ये घर जाके बोलते हैं कि नहीं हम आपको कुरान सुनाएंगे और आप ये हम आपको दावत दीन की दावत देने आए हैं, समथिंग दे वर्ड्स दे यूज कि हम आपको दीन की दावत देने, आप मुसलमान बने। अब ये हिंदूज में ये कंफ्यूजन है कि हम क्यों बने, तुम खुश रहो अपने घर में, हमें अपने घर में खुश रहने दो। ये जो है ना ये मामला कन्वर्जन का, दिस इज समथिंग दैट अ वास्ट मेजोरिटी ऑफ हिंदूज डोंट लाइक। हाँ, फ्रीडम है, आप कहेंगे कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली गलत कर रहे हैं, नहीं कर रहे गलत, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि कॉन्स्टिट्यूशनली, क्योंकि बाय लॉ टू प्रोपोगेट योर रिलीजन इज योर राइट, आप अपने धर्म का प्रचार करना चाहें वो आपका हक है अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन क्या होता है कि हिंदू वो नहीं कर पाता क्योंकि हिंदुइज्म अलाउड नहीं है। मैं मुसलमानों के गांव, कई गांव है यहाँ पे इंडिया में मुस्लिम ही मुस्लिम रहते हैं, वो गांव उधर गांव उधर गांव, मैं नहीं जा सकता उस गांव में ये कह के जी आप हिंदू बन जाइए। मैं किस मुंह से बोलूंगा तुम हिंदू बन जाओ, क्योंकि मुझे अलाउड ही नहीं है कहना कि आप हिंदू बन जाओ, मतलब देयर इज नो सिस्टम इन प्लेस। तो ये एक बहुत बड़ा फ्रिक्शन का पॉइंट है। दूसरी चीज ये है कि आई डू नॉट हैव द डेटा फॉर दिस, चीमा साहब। ये एक बात है जो होती है बहुत ज्यादा इंडिया में। मेरे पास इसका डेटा नहीं है चीमा साहब, मैं आपको डेटा दूंगा, बट मैं आपको सुनी बात बता रहा हूं ये। बिकॉज क्या होता है कि फर्टिलिटी रेट्स होती हैं, उत्तर प्रदेश में अलग है, साउथ इंडिया में अलग है, ईस्ट इंडिया में अलग है, वेस्ट इंडिया में अलग है, ऑलमोस्ट एवरी रीजन हैज अ डिफरेंट फर्टिलिटी रेट, ठीक है। जहां तक ये है कि मुस्लिम मेजोरिटी में आ जाएंगे, क्या ये लोग सोच रखते हैं, क्या ये फियर रखते हैं, तो इसका सही सही जवाब है कि हाँ, ऐसा लगता है कि, एंड बिकॉज नॉट जस्ट बाय हैविंग चिल्ड्रन बट ऑल्सो बाय प्रोपोगेटिंग रिलीजन, ऑल्सो बाय मैरिज, इसको धर्म परिवर्तन के ही परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। विद दैट परिप्रेक्ष्य को क्या बोलेंगे, इन दैट कॉन्टेक्स्ट, उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है कि मुस्लिम्स जो हैं वो, अब देखिए आपने वर्ड बोला माइनॉरिटी, आपको अच्छा नहीं लगता, इंडिया की सबसे छोटी माइनॉरिटी है पारसी, आपने सुना होगा। वो आपके पाकिस्तान में भी वो कवस जी थे, अदरशीर कवस जी, बड़ा प्यारा लिखते थे वो, ही इज नो मोर, ही यूज्ड टू यस, राइट वेरी वेल, ही यस। इज अ पारसी।
मैंने आज तक किसी पारसी के मुंह से नहीं सुना कि वी आर माइनॉरिटी, दे आर लेस देन 1% ऑफ इंडिया। मैंने किसी सरदार के मुंह से नहीं सुना आज तक कि हम माइनॉरिटी हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। जैन हैं, मैंने आज तक किसी के जैन से मुंह से नहीं सुना वी आर माइनॉरिटी, किसी बुद्धिस्ट के मुंह से नहीं सुना वी आर माइनॉरिटी, कभी नहीं सुना आज तक। मैंने सिर्फ मुस्लिम्स के मुंह से सुना वी आर माइनॉरिटी, और वो 20 करोड़ है यार, 20 करोड़ मतलब 20-22 करोड़ बंदा माइनॉरिटी कैसे हो सकता है, मुझे एक बात समझे, बट है माइनॉरिटी। जो भी माइनॉरिटी का मिनिस्टर बनेगा वो मुस्लिम बनेगा, वो है माइनॉरिटी। अब आप यू कांट डू एनीथिंग, आई कांट डू एनीथिंग। अब लेस देन 1%, वो फ्यू लैक्स हैं पारसी, उसमें से उन्होंने एक सैम मानेकशॉ भी निकाल दिया, उन्होंने रतन टाटा भी निकाल दिया, उन्होंने पता नहीं क्या क्या निकाल दिया वो लेस देन 1% ने। बट दे नेवर, आई हैव नेवर मेट अ पारसी। मैं कितने मेरे पारसी जान पहचान वाले हैं, आज तक एक ने नहीं बोला वी आर माइनॉरिटी। वो खुल के रहते हैं, खुश रहते हैं, प्यार से हम उनको बाबा कहते हैं, तो कहते हैं बाबा फिट रहते हैं बिल्कुल एकदम, उनको कोई दिक्कत नहीं है, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, यारियां निभाते हैं। आई हैव नेवर सीन देम नथिंग, नो। मैंने सिखों में नहीं, मैंने किसी सरदार को बोलते नहीं सुना वी आर माइनॉरिटी, वो सवाल ही नहीं उठता। मैंने क्रिश्चियन को भी नहीं सुना बोलते हुए। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होते हैं क्रिश्चियंस के, इसमें कोई शक नहीं है, बट कभी ऐसे ऑब्वियसली मुंह पे नहीं बोला कभी कि वी आर अ माइनॉरिटी। मैंने क्रिश्चियंस का नहीं सुना। हाँ, मैंने मुस्लिम से बहुत सुना है कि वी आर अ माइनॉरिटी, ये मैंने बहुत सुना है। मैं अपनी अपनी पर्सनल चीज बता रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ये पता है क्या है अगर ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस हो जाए ना चीमा साहब, दो कम्युनिटीज के बीच में, तो मुझे लगता है ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस, हम लोग दिल खोल के बात करें, जो मन में डर है, जो मन में जिसको कहते हैं डर भी नहीं, जो एक एक चीज होती है ना मन में, जो एक नेगेटिव खटास है, वो हम मुसलमानों को बोले, मुसलमान हमें बोले, फिर मिलके इस देश में एज इक्वल नागरिक, बराबर के नागरिक हम लोग चलें। ये खटपट, इससे क्या होता है कि जिस रफ्तार से इंडिया बढ़ रहा है आगे चीमा साहब, ठीक है ना, ये उस रफ्तार को रोकती है चीजें, उसको स्लो कर, रफ्तार तो नहीं रुकेगी लेकिन रफ्तार थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, ये इस चीज को रोकती है, विच इज वाई इट इज डेंजरस, नॉट फॉर एनी अदर रीजन, दिस स्टॉप्स इंडियाज प्रोग्रेस। बाकी जो फॉरेनर वॉरेनर बोलते हैं, हम तो एक मोदी जी की बात बड़ी अच्छी लगी मुझे, पता है, एक एक चीज, वॉशिंगटन पोस्ट जो भी लिखे, न्यूयॉर्क टाइम्स जो भी लिखे, मोदी जी को कक फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ही नोज कि व्हाट इज वॉशिंगटन पोस्ट, व्हाट इज शिकागो ट्रिब्यून, व्हाट इज न्यूयॉर्क टाइम्स। 130 करोड़ बंदा मेरे पीछे खड़ा हुआ है, कौन पूछ रहा है इनको, हटाओ यहाँ से। वो उन्होंने बिल्कुल फिट फिट कर रखा है। हाँ, यहाँ पे थोड़े लेफ्ट वाले हैं जो बड़े इमोशनल हो जाते हैं कि अरे देखो वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है। ठीक है, कितने लोग पढ़ते हैं इंडिया में वॉशिंगटन पोस्ट? मुझ जैसा कोई एक का दुक्का पढ़ लेता होगा, नोबडी इज इंटरेस्टेड। ठीक है, अंग्रेज जो बोलता है बोलने दो। बिल्कुल सही। चलें, इस जो आपने आखिर में बात की, बिल्कुल मैं इससे बहता हूँ कि दे नीड टू सिट टुगेदर एंड दे नीड टू हैव अ ओपन कन्वर्सेशन। और किसी मुल्क की तरक्की, इसमें सही बात है कि अगर बिकॉज़ ऑफ इस तरह के मामलात की वजह से अगर तरक्की रुक जाएगी, तो उसमें फिर एक वो सेगमेंट को फ़र्क नहीं पड़ेगा, या एक एक वो ये नहीं होगा कि फिर मुसलमानों को फ़र्क पड़े, या पारसी को, या हिंदू को, या सिख को, वो सबको, पूरे स्टेट को पड़ता है उसमें। तो वो नहीं होना चाहिए। और जिस ज़माने में हम रह रहे हैं, आजकल बैठ के बात करना ही सॉल्यूशन है। और रेडिकलाइज़ेशन, नफ़रत, इसकी तो कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए, और किसी के पास ये हिम्मत और जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो उठ के खुद ही मॉब जस्टिस करना चाहे। और एक बंदे ने कोई बात सुनी, हमें, क्योंकि मेरे साहब हम तो इसके हम तो इसके मुतासरीन में से हैं, ये मॉब जस्टिस के, ठीक है? सो पाकिस्तान में तो मॉब जस्टिस ऐसे होता है। अगले दिन मैं देख रहा था, उन्होंने कराची में पता नहीं किस चीज़ पे उन्होंने एक मोबाइल की मार्केट या किसको आग उन्होंने लगा दी। उन्होंने कहा इसने पता नहीं क्या क्यूआर कोड में क्या था। मैंने तो उसको फॉलो भी नहीं किया। सो पॉइंट ये है कि ये जो मॉब जस्टिस है, इसके तो हम बिल्कुल खिलाफ हैं। और हम तो इससे बड़े, जिस तरह वो एक श्रीलंकन के साथ पाकिस्तान में हो गया था कि उसने क्या बात की, लोगों ने खुद ही उसको पकड़ पकड़ के इंटरनेशनली जो एम्बैरेसमेंट हुई। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और बैठ के बात होनी चाहिए। और कानून इतना तगड़ा होना चाहिए कि कभी किसी की हिम्मत ही ना पड़े। मैं तो इस चीज़ को कहता हूँ, कानून तगड़ा। एक चीमा साहब एक बात कह लूं बिफोर यू एंड द जी, शो। आप ये देखिए, जब नुपुर शर्मा ने बोला तो सारे अरब कंट्रीज आ गई और बोला कि बहुत गलत है, हम कंडेम करते हैं। ठीक है, कन्हैया लाल जी की गर्दन काट दी, किसी ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। इसीलिए इसीलिए ठीक है, किसी मुस्लिम कंट्री ने नहीं बोला कि ये इस्लामिक रेडिकलाइजेशन ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी की गर्दन काट दी है, कानून के खिलाफ है, आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, किसी मुस्लिम कंट्री ने बोला। यही चीजें हैं, अमरावती में मार दिया उस आदमी को, किसी ने नहीं बोला, नोबडी सेड। तो इससे ये एक
मन में बात आ जाती है कि दुनिया हमारे खिलाफ है और हमें खुद ही मैनेज करना है जो भी करना है, वी कैन नॉट डिपेंड ऑन द वर्ल्ड। ये जो इंडिया का एक आउटलुक है ना जनरली हिंदूज का, कि वो गाना है ना पुराना कि कौन किसी संग मरे ऐसा नहीं होने वाला, ना कोई तेरा ना कोई मेरा, ये बहुत किशोर कुमार साहब का गाना है ये। दिस इज टिपिकल हिंदू माइंडसेट कि कल अगर कुछ होगा भारत में, या भारत भारत के ऊपर हमला होगा, भारत के ऊपर परेशानी आएगी, तो हमें खुद डील करना है, हमारा कोई दोस्त नहीं, हमें खुद ही मैनेज करना है। इसलिए तगड़े बन जाओ, क्योंकि आप कोई आपकी मदद नहीं करेगा दुनिया में। ये एक माइंडसेट है यहाँ पे। लोग माने ना माने, मुझे गालियां पड़े, लेकिन ये सच है चीमा साहब। दिस इज द हिंदू माइंडसेट कि वी हैव टू मेक आवरसेल्फ स्ट्रांग, बिकॉज हमारे लिए कोई नहीं आने वाला, खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी है हमने। अब देखिए ये कुवैत शुवैत टर्की वर्की सब चुप है। टीवी स्टेटमेंट पे उन्होंने बोल दिया, एक बंदे की जान चली गई, किसी के मुंह से एक बात नहीं फूटी। और दिस इज द ट्रूथ चीमा साहब, दिस इज द ट्रूथ, दैट्स ओके। बिल्कुल सही है। थैंक यू वेरी मच आमिर साहब for थैंक यू। your time and for helping us to understand कि basically what's going on in India and what's the perspectives क्या है वहाँ पे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू।